जी, हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारा जी आज का लेक्चर जो है वो यहाँ से हमने जहाँ से छोड़ा था लास्ट टाइम वहीं से उसे शुरू करते हैं। तो यहाँ से आई थिंक छोड़ा था हमने फाइलम रेबी रिंथोफोरा रेबी रिंथोमार्फा। ये जो है सबसे एक छोटा सा फाइलम है और इसके अंदर जो है इसके अंदर प्रोटोजोआ जो है, इसके अंदर जो प्रोटोजोआ है वो उनकी मुख्तलिफ शेप्स के अंदर पाए जाते हैं। स्पिंडल शेप में होता है, मीबाइड शेप में होता है, वेजिटेटिव सेल होते हैं। ये दो तीन किस्म के शेप्स के अंदर ये जो प्रोटोजोआ हैं ये पाए जाते हैं। और ये जो अमीबॉइड सेल्स हैं इनके अंदर टिपिकल ग्लाइडिंग मूवमेंट्स करते हैं। ये इनके अंदर डिफरेंट जो ग्लाइडिंग मूवमेंट्स होती है। और क्यों, तो वो एक विद इन म्यूकस ट्रैक के अंदर। और ये जो है ज़्यादातर ये इसकी जो लेबिरिंथोमार्फा है, इस जो फाइलम के ज़्यादातर जो मेंबर हैं वो मैरीन के अंदर, पानी के अंदर, समंदर में पाए जाते हैं, ज़्यादातर समुद्री पानी के अंदर। और वो ज़्यादातर जो है कुछ तो सेप्रोजोइक हैं, बीन के डेड चीज़ों पे फीड करते हैं, और कुछ जो है पैरासिटिक हैं। और पैरासिट कहाँ किस पे फीड करते हैं, ये एल्गी के ऊपर या सी ग्रास के ऊपर ये फीड करते हैं। और इसमें से ये इसका कहते हैं कि कई साल पहले इसकी काफ़ी फीडिंग की वजह से ये जो एक है ईल ग्रास, ये काफ़ी ख़त्म हो गई है जो अटलांटिक कोस्ट के ऊपर जो है। अटलांटिक कोस्ट जो है ये अमेरिका के साथ जो लगती है, अमेरिका और नीचे से आ जाएं तो जो कनाडा की वेस्ट में जो इनको समंदर लगता है ना, और इधर से जापान, हवाई और इस तरफ से इनके दरमियान जो समंदर है उसको हम क्या कहते हैं, अटलांटिक ओशन कहते हैं। और उस कोस्ट के ऊपर जो है इसमें ज़्यादातर ईल ग्रास थी, जिसके ऊपर कई सारी डक फीड करती थी। और उन जब जैसे ही इस ये जो पैरासिटिक प्रोटोजोआ थे उसने वो ईल ग्रास ख़त्म कर दी, तो ईल ग्रास के ख़त्म होने से वो काफ़ी सारी जो है डक्स जो थी जो इनके ऊपर फीड करती थी वो भी इसी के स्टारवेशन का शिकार हो गई। अब रह गया जी दूसरा, जो इसके बाद एक दूसरा फाइलम है, फाइलम एपी कॉम्प्लेक्सा या स्पोरोजोआ, क्लास स्पोरोजोआ इसके अंदर जो है। तो फाइलम एपी कॉम्प्लेक्सा जो है इसके अंदर जो है कई जो ज़्यादातर जो है ये इसके मेंबर जो हैं वो पैरासाइट्स हैं। पैरासाइट्स मीन ये दूसरों के ऊपर फीड करते हैं। और इसके चंद एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस फाइलम के, वो एक तो ये है कि दे हैव एपिकल कॉम्प्लेक्स फॉर पेनिट्रेटिंग होस्ट सेल। एपिकल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि कुछ स्पेशल ऑर्गन इसके अंदर पाए जाते हैं इनके अंदर। वो स्पेशल ऑर्गन जो है, और वो स्पेशल वो ग्रुप ऑफ कह लें कि पूरा एक ग्रुप है स्पेशल ऑर्गन का जो इसके अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से वो होस्ट के अंदर, होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। वो कौन से ऑर्गन हैं या ऑर्गेनेलीज हैं जो इसके सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, वो हैं पोलर रिंग है, क्यूनॉइड है, सुपर सब पेलिकुलर है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोनीम्स हैं। ये सारे स्ट्रक्चर मिल के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी कि ये सारे स्ट्रक्चर होने की वजह से इसके कहते हैं कि इसके अंदर कॉपिकल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और इसकी वजह से है कि ये सारे जो ऑर्गेनेलीज हैं ये इसके सेल के अंदर ये इसको पेनिट्रेशन में हेल्प करते हैं कि जो होस्ट के अंदर जैसे ये पेनिट्रेट करता है। इसमें सिंगल टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस होता है, और इसके अंदर ना तो कोई फ्लैजेला होता है ना कोई सीलिया होती है। ये दोनों ऑर्गन है जिसके थ्रू जो है डिफरेंट टाइप्स के प्रोटोजोआ जो है वो मूव करते हैं, या तो सीलिया के थ्रू या फ्लैजेला के थ्रू। फ्लैजेला का पहले जिक्र आ चुका है, हम जो सीलिया का भी पढ़ेंगे इसके जो है नेक्स्ट क्लास में ना, तो इसको सीलिया को हम पढ़ेंगे। तो ये इसके बारे में जो है, इसके अलावा इसका जो लाइफ साइकिल कह लें तो इसका लाइफ साइकिल दोनों स्टेजेस पे मुश्तमिल होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्टेजेस। और उनमें से जो एसेक्सुअल स्टेजेस हैं वो शिज़ोगोनी और स्पोरोगोनी है, और जो सेक्सुअल स्टेज है वो है गमीटोगेनी। इसकी आगे जो डायग्राम है, डायग्राम से समझाता हूँ ये शिज़ोगोनी और स्पोरोगोनी क्या होता है। ये देखेंगे, ये एक लाइफ साइकिल है, ये इससे है। तो इसके अंदर जो है जो इसका लाइफ साइकिल है कि वो जो एक मॉस्किटो किसी को बाइट करता है तो उसके थ्रू ये जब सिंपल कह लें कि इस मीरोजॉइड से शुरू करते हैं, तो ये जो है शिज़ोगोनी के अंदर क्या है कि ये जो सेल्स हैं ये एसेक्सुअल सेल्स जो हैं ये आपको नजर आ रहे हैं। एसेक्सुअल जो है स्पिंडल शेप, कोई रॉड शेप होते हैं, तो ये क्या करते हैं लिवर सेल के अंदर जो है ये ग्रो करते हैं। ठीक है, और जब एक सेल को इन्फेक्ट कर लेते हैं फिर इसी से दूसरे सेल में चले जाते हैं, इस तरह से रेड ब्लड सेल में भी। और ये सेल जो है डिवाइड होके मीरोजॉइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मीरोजॉइड्स, मीरोजॉइड्स बनाते हैं।
तो इन मीरोजॉइड्स को जो है हम जो है ये आगे फिर जो है ये इसका एसेक्सुअल फेज है, और इस फेज को हम क्या कहते हैं, शीजोगेनी। और इस शीजोगोनी के अंदर बनते क्या चीजें हैं, वो मीरोजॉइड्स बनते हैं। और ये एसेक्सुअल प्रोसेस के थ्रू, या कह लें कि फिशन के प्रोसेस के थ्रू, जो मल्टीपल फिशन के प्रोसेस के थ्रू ये हो सेल के अंदर ये डिवाइड करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, शीजोगोनी। अब क्या है कि इसके बाद ये अगला फेज इसका आ जाता है, ये है गमीटोगोनी। गमीटोगोनी के अंदर इसके अंदर दो तरह के गमीट्स बनते हैं, एक माइक्रो गमीट्स बनते हैं और दूसरे जो हैं ये जो मेल इन नेचर होते हैं, दूसरे जो हैं मैक्रो और एक माइक्रो, दो तरह के गमीट्स मिलते हैं। और ये इसका सेक्सुअल फेज है इसके लाइफ साइकिल के अंदर। और ये दोनों जो है माइक्रो एंड मैक्रो जो हैं गमीटोसाइट्स हैं, जो गमीट्स बनते हैं, ये जो हैं आपस में फ्यूज होते हैं, तो उससे एक जाइगोट बनता है। जाइगोट के फिर जो है जाइगोट जो एक कैप्सूल के अंदर अपने आप को बंद कर लेता है, उस कैप्सूल को हम क्या कहते हैं, सिस्ट। अब ये जो फेज ये यहाँ तक था कि अब ये आगे मजीद फिर ये स्पोर जो जाइगोट है, ये जो आगे फिर जो है स्पोरोगोनी के अंदर क्या होता है कि ये अपने आप से स्पोरोजाइड बनाते हैं, और ये स्पोरोजाइड जो है इसको मास्कीटो भी ट्रांसफर कर सकता है, या कई तरीके और भी कई सारे तरीकों से ये ट्रांसफर हो सकता है, मगर उनमें से एक तरीका जो है वो कह लें कि इसके अंदर जो है मास्कीटो है। ये मास्कीटो के अंदर क्या है कि ये जाइगोट के अंदर क्या होते हैं कि सबसे पहले मियोसिस होती है, और फर्स्ट टाइम मियोसिस होती है, उसके बाद इसमें फिर माइटोसिस होती है, और माइटोसिस होने से ये जो है स्पोरोजाइड्स पैदा होते हैं। और इस सारे फेज को जिसमें ये सारा कुछ होता है, इसको हम स्पोरोगोनी कहते हैं, जिसके अंदर स्पोरोजॉइड्स पैदा होते हैं। ये पीछे ये इसके अंदर इसने एक्सप्लेन भी किया हुआ है सारा, कि ये इसके अंदर कि ये जिसके फेज हैं मीजो शीजोगोनी क्या है, यहाँ पे जो मीजोजॉइड्स बनते हैं एसेक्सुअली। गमीटोगोनी के अंदर क्या होते हैं कि गमीटोगोनी के अंदर जो है मीजोजॉइड जो है अंडरगो गमीटोगोनी, यानी कि सेक्सुअल फेज में हो जाते हैं, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, माइक्रो गमीटोसाइट्स बनते हैं और मैक्रो गमीटोसाइट, ये मिल के दोनों आपस में जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट अपने आप को एक कैप्सूल के अंदर बंद कर लेते हैं, दिस दैट्स कॉल्ड द oocyst। और स्पोरोगोनी के अंदर फर्स्ट सबसे पहले मैंने बताया कि मियोसिस होती है, और फिर उसके बाद माइटोसिस होती है, जिसके थ्रू जो है स्पोरोजॉइड्स बनते हैं। तो ये इसके फेज के अंदर है, ये कॉम्प्लेक्स के अंदर है। तो इसका जो सिस्ट होता है या स्पोर होता है, एक समझ लें कि रेजिस्टेंट होता है, ठीक है, और जो एक रेजिस्टेंट टाइप का होता है, इसके अंदर जो है कई सारे कोई डेंजरस किस्म के जो इस क्लास के अंदर स्पोरोजोइया के अंदर जो है कई सारे जो डेंजरस किस्म के कह लें कि आप पैथोजेंस पाए जाते हैं। स्पोरोजॉइड में है ना, ये जो प्रोटोजोआ पाए जाते हैं ये डेंजरस, जैसे प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम इससे एक डिजीज होती है जिसको आपको पता है मलेरिया, कोकिडीनिया से आगे 2-3 किस्म की डिजीजेज होती हैं, ह्यूमन में भी और इंसानों जानवरों के अंदर भी। तो ये हम इन डिजीजेज को डिस्कस कर लेते हैं। उनमें से सबसे जो है मलेरिया। तो मलेरिया जो है इस वक्त दुनिया में अब से नहीं है, अब भी हजारों सैकड़ों लोग इससे मरते हैं। प्लस ये कि अब से बीमारी नहीं है, ये सदियों से है। इस वक्त जो इसका स्टैटिस्टिक डाटा निकाल लेना, तो इस वक्त दुनिया में 2 बीमारियों से जितने लोग मरे हैं ना दुनिया में, ठीक है, वो एक मलेरिया और दूसरी बीमारी थी टाइफस। इतनी बीमारियों से दुनिया में जंगों से भी लोग नहीं मरे, ठीक है। और ये जो है इसके अलावा ये क्रूसेड्स, ये जो सलीबी जंगें थी, इनकी नाकामी का बायस भी ये मलेरिया ही था, ठीक है। और मलेरिया थी, इसके मैंने कहा कि दुनिया में आज तक बड़ी बड़ी जंगें हुई, उनमें लाखों लोग कत्ल हुए, मारे गए, मगर दुनिया में वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, मगर हलाकू खान, वो तैमूर खान, चंगेज खान, जिन्होंने लोग लाखों लोग कत्ल किए, मगर उन सब को मिला लेना दुनिया में आज तक जितनी जंगें हुई, सिर्फ 2 बीमारियों से, एक मलेरिया और दूसरी है टाइफस, इन बीमारियों से सबसे ज्यादा दुनिया में लोग मरे। तो इसमें राउंड अबाउट जो है हर साल इससे इन्फेक्टेड होते हैं 1 बिलियन लोगों, पूरी दुनिया में 1 बिलियन लोगों से ज्यादा हर साल स्टिल इन्फेक्ट हो रहे हैं। ये जो है WHO के डाटा के मुताबिक में अभी भी लोग जो हैं ये कर रहे हैं, और ये अब से बीमारी नहीं है, ये बहुत पुरानी सी है बीमारी जो है। तो इसके लाइफ साइकिल ये मैंने आपको बता दिया, जो ऊपर एक्सप्लेन किया आपको डायग्राम थे, वही इसका लाइफ साइकिल है ये वाला। आगे इसके अलावा जो प्लाज्मोडियम से एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं मलेरिया, और मलेरिया में क्या होता है कि आपको
पैरोजिम्स होते हैं। पैरोजिम्स मीन कि कुछ खास टाइम के लिए, कुछ वक्फों के लिए आपको शदीद किस्म का बुखार हो जाता है और बुखार के साथ आपको शदीद किस्म की सर्दी लगती है। और ये कब होता है कि जब पैरासाइट्स में आपकी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, मैच्योर कर जाते हैं, या ये जो कह लें कि तादाद में ज़्यादा हो जाते हैं। और ये कहाँ पे ग्रो कर रहे होते हैं? आपके लीवर के अंदर, जो जिगर है। और जिगर में भी कहाँ पे? कि जहाँ पे जिगर के लिवर सेल्स के अंदर और रेड ब्लड सेल के अंदर। तो ये अल्टीमेटली जब ये ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं तो रेड ब्लड सेल जो है वो रप्चर होना शुरू हो जाते हैं, फटना शुरू हो जाते हैं। और उनके फटने के नतीजे में क्या है कि कई तरह के टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स पैदा होती हैं, यानी कि डेंजरस किस्म के आपकी बॉडी के अंदर केमिकल पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जिसके नतीजे में बुखार होता है। बुखार फीवर होता है कि वो फीवर तभी होता है कि बॉडी को नॉर्मल कंडीशन की तरफ लाने के लिए आपकी बॉडी में फीवर होता है कि जो आपका। तो इसकी कई सारी स्पीशीज हैं दुनिया में पाई जाती हैं, और इनके लिए इनके करैक्टरिस्टिक्स हैं कि उतने घंटों बाद वो बुखार, और वो जो दोबारा से वो जो प्रोक्सिजेम्स, इधर वर्ड यूज किया गया है इसके लिए, प्रोक्सिजेम्स का, कि वो वाला जो ये इसके कह लें कि वो दौरे से पड़ते हैं एक खास टाइम के बाद। तो इस तरह जो है इसमें से कई सारी स्पीशीज हैं इसकी जिनसे ये मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां होती हैं। होता मलेरिया ही है, मगर वो मलेरिया की आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। तो इनमें से एक है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये बलाइवो, इसका हर 48 घंटे के बाद, यानी कि बंदे को दोबारा से हर 48 घंटे के बाद बुखार होता है। ठीक है, और ये ज़्यादातर ठंडे इलाकों में पाया जाता है, जैसे यूरोप में या जो नॉर्थ के ऊपर मुल्क हैं, जहाँ जैसे यूरोपियन मुल्क है ज़्यादातर ठंडे, तो ये ठंडे इलाकों में पाया जाता है। ठीक है, और इसके ये ज़्यादातर आजकल बीमारी मोस्टली इस तरह का मलेरिया ख़त्म हो चुका है दुनिया से, मगर अभी भी कई सारे मुल्कों में है, मगर मोस्टली पार्ट्स पे ये ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा है प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम। ये जो है ये एक विरुलेंट टाइप्स की, कह लें कि इंसानों के अंदर ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की ये मलेरिया काज करता है। और इसके जो वो दौरे से पड़ते हैं, वो कह लें जिसकी वजह से, यानी कि वो बीमार के जो फीवर और आपको जो सर्दी लगती है सवियर किस्म की, उसके जो पीरियड्स होते हैं वो कह लें कि वो इरेगुलर होते हैं। इरेगुलर का मतलब कि कोई ख़ास टाइम नहीं है कि 10 घंटे बाद होंगे या ऊपर जिस तरह 48 घंटे के बाद होंगे, इसके लिए कोई ख़ास पीरियड नहीं है। और ये ज़्यादातर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल मीन जो गर्म मुल्क होते हैं, इक्वेटर के ऊपर है ना, इथियोपिया, सूडान, ये ऐसे मुल्क हैं अफ्रीका के अंदर। इस तरह जो सेंट्रल जो लैटिन अमेरिका के अंदर, क्यूबा, वेस्ट इंडीज और हेटी और ऐसे कई सारे मुल्क हैं। तो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो फुल गर्म है, जो सारा साल गर्म रहते हैं या कुछ अरसे के लिए गर्म रहते हैं, ऐसे इलाकों में पाया जाता है। ये अफ्रीका में बड़ा है, ये अफ्रीका में बड़ा ये किलर है, बड़ा सवियर किस्म का, कि ये वहाँ पे मलेरिया की वजह से लोग मरते हैं, और वहाँ पे बड़े डेंजरस किस्म के मॉस्किटो भी हैं। इसके अलावा जो है मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरी, ये जो है दुनिया में जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा किस्म जो है ये स्पीशी जो पाई जाती है इस पैथोजन की, वो ये वाली है दुनिया में। और इसके जो इसके मलेरिया होता है, जो आपको बुखार आता है या ठंड लगती है, वो हर 72 घंटे के बाद आपको वो दोबारा से रिपीट होता है इंसानों में, अनटिल कि आप सही नहीं हो जाते, सेहत याब नहीं हो जाते, तो ये आपको इसके लिए आपको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं मलेरिया की। इसके अलावा जो प्लाज्मोडियम ओवेल, ये भी एक रेयर सी किस्म है इन्हीं चारों स्पीशीज में से, मगर ये भी ज़्यादातर गर्म इलाकों में, कह लें गर्म मुल्कों में, जहाँ पे स्पेशली जो कह लें आप अफ्रीकन कंट्री के अंदर ये ज़्यादातर पाया जाता है। इसके अलावा आप ये आगे जा जाएंगे कि इसके अलावा जो कोई सारी बीमारियाँ हैं, कोकिडियन, ये दूसरा एक प्लाज्मोडियम था, दूसरा हमने पढ़ा कोकिडियंस, ये पैथोजेंस है। इनकी वजह से ये प्रोटोजोई हैं एक्चुअली। तो ये इसकी वजह से ये 3-4 बीमारियां, उनमें से एक बीमारी है कोकिडियन की वजह से एक बीमारी होती है कोक्सीडियोसिस। कोक्सीडियोसिस जो है ये एक बीमारी है, ये ज़्यादातर पोल्ट्री, शीप्स, ये भेड़ें, कैटल और रैबिट्स को लगती है। तो इसमें से 2 जेनरा जो स्पेशली कहते हैं, ये जो आइसोस्पोरा और इमीमेरिया जो हैं, ये 2 जो जेनरा हैं यानी कि जीनस हैं, ये ज़्यादा खतरनाक हैं। किसके लिए? पोल्ट्री के लिए, क्योंकि पोल्ट्री हमारे लिए एक मेजर मीट सोर्स है और इजी सोर्स है। इसके अलावा जो है क्रिप्टोस्पोरिडियम, तो इसकी वजह से क्रोनिक किस्म का डायरिया होता है। डायरिया मीन ये पेचेस लग जाते हैं और सवियर किस्म के लगते हैं। और किन को लगते हैं? ज़्यादातर ऐसे लोगों को लगते हैं या जिनको या तो एड्स हुआ होता है, या जिनका जो डिफेंसिव सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है,
वो बहुत ज्यादा वीक हुआ हो, यानी कि बड़े कमजोर सारे लोग होते हैं ना, और उनको कोई ना कोई बीमारी लगी होती है या कोई ब्लड का इशू होता है। जब ब्लड का इशू हो तो उनका जो है डाइजेस्टिव जो कह लें कि इम्यून सिस्टम वीक हुआ होता है। तो ये एड्स है, ये एड्स की कोई बीमारी नहीं है, ये इसकी वजह से बंदे को कई सारी बीमारियां लग जाती हैं। इसकी वजह ये भी क्या करती है कि इसकी वजह से जो बंदे का जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, वो वीक हो जाता है। और जब वीक कर देता है इस HIV वायरस की वजह से, तो फिर बंदे को कई सारी बीमारियां लग जाती हैं। उनमें से एक बीमारी जो बंदे को लगती है वो क्रिप्टोस्पोरिडियम भी है। इसके अलावा जो है ये तीसरी है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। टॉक्सोप्लाज्मोसिस ये है कि इंसानों में भी लगती है और ये बर्ड्स में होती है। स्पेशली बर्ड्स कौन से में, ये जो कबूतर होते हैं, पिजन होते हैं, इनकी बिठों के अंदर, ये कि जहाँ पे बिठे हो ना वहां पे कोशिश करनी चाहिए कि वहां पे बैठने से अवॉइड करना चाहिए। ये इनकी बिठों के अंदर होता है कि यहाँ पे ना बेंचेस वगैरह के ऊपर बैठते हैं दरख्तों में, पार्क में, तो वहां पे इन्होंने कबूतरों ने बिठें की होती हैं, तो वो उससे आपको एक स्मेल भी आ रही होती है। तो ये एक्चुअली उसके थ्रू आपके बाल का जो है ये जो है इसके स्पोर जो है वो आप इनहेल कर लेते हैं। जब आप इनहेल कर लेते हैं तो फिर डेफिनेटली जो है आपके बॉडी के अंदर चले जाते हैं। इसके अलावा जो है ये कैट्स, जो स्ट्रे कैट्स होती हैं, स्ट्रे कैट्स मीन जो आवारा फिरने वाली बिल्लियां होती हैं, यानी पूरे गांव में फिर रही होती हैं, पूरे मोहल्ले में फिरती हैं, तो ये बाज़ औक़ात ऐसी गंदी जगह से उठ के आती हैं, तो उनके फीसेज में, जो बिल्लियों के फीसेज होते हैं ना, जो फीसेज मीन जो उसका पखाना होता है, वो उनके अंदर बाज़ औक़ात ये जो ओवोसिस्ट पाए जाते हैं। और या बाज़ औक़ात कई तरह के जो गोश्त में अंदर पोल्ट्री में है या किसी और गोश्त में है, तो उस पोल्ट्री के अंदर जो है अगर उसको प्रॉपर तरीके से पकाया ना जाए उस गोश्त को, तो उसके अंदर मीरोजोइट्स जो है इंसानों की बॉडी में चले जाते हैं। तो ये अंडर नॉर्मल कंडीशन तो बंदे के अंदर कोई सिम्टम नहीं शो होती, यानी कि कोई बीमारी पैदा नहीं होती। मगर अगर हालात बुरे हो जाएं या सिस्टम वीक हो, आपका इम्यून सिस्टम वीक है, तो उसकी वजह से आपको जो है वो सीवियर किस्म का ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो है ये बीमारी हो सकती है, और बंदा सीवियर कंडीशन में ये बंदा मर भी सकता है। तो ये जो है ये एक बीमारी है। ये मैंने कहा कि ये बर्ड्स के साथ भी ट्रांसमिट होती है, इसको बर्ड्स भी ट्रांसमिट करते हैं, जैसे मैंने कहा कि ये जो पिजन होते हैं, ये कबूतर वगैरह, उसके साथ। इसके अलावा टॉक्सोप्लाज्मोसिस की वजह से प्रेग्नेंट वीमेन के अंदर एक बीमारी होती है कॉन्जेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस, कि ये एक ऐसी बीमारी है कि ये अगर इन केस खुदा ना खास्ता अगर इन्फेक्टेड हो जाए कोई प्रेग्नेंट वीमेन जिसके बॉडी के अंदर जो है इस वक्त बेबी या उसकी फीटस के अंदर बेबी डेवलप हो रहा है, तो वो उसके लिए ज्यादा डेंजरस है। क्यों? उसकी वजह से दो प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक होता है स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ होता है कि बेबी पैदा होता है मगर वो बेबी मूव नहीं कर रहा होता। बेबी पैदा हो गया, अब बेबी को जो है ये सना जवेद, आप बार बार क्यों इसको कर लेती हैं, अपने इसको माइक को ऑन क्यों कर लेती हैं? तो काइंडली जो है इसको अगर जरूरत नहीं है तो बंद कर दें। इसके अलावा जो है स्टिल बर्थ का मैंने आपको बताया कि एक जो है बेबी पैदा होता है मगर वो मूव नहीं करता, ऑलमोस्ट मरा होता है। मरा ना भी हो तो ऑलमोस्ट वो बिल्कुल उसमें सा जान कुछ नहीं होती ऐसे बेबी के अंदर। दूसरा है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, कि खुद बहुत ही वो बच्चा अबॉर्ट हो जाता है, उसके पीछे कोई फैक्टर नहीं होता, कोई माँ का या कसूर नहीं होता, वो खुद बहुत जो है जो फीटस जो है अबॉर्ट हो जाता है। इन केस अगर अबॉर्ट ना हो तो फिर क्या होगा, वो बच्चा मेंटली रिटार्डेड होगा। मेंटली रिटार्ड का मतलब क्या है कि वो जो आम बच्चों की निस्बत ज़हनी तौर पे कमज़ोर होगा, यानी कि स्पेशल चाइल्ड होगा। तो वो जो है मेंटली, यानी कि उसका काम दूसरे आम सेहतमंद बच्चों की तरह काम नहीं करेगा। दूसरा ये है कि इसे एपिलेप्टिक सीजर लग जाए। एपिलेप्टिक सीजर क्या होता है कि उसके मिर्गी की तरह ऐसे बच्चे को बार बार दौरे पड़ते रहते हैं, तो वो बच्चा माजूर होता है, अल्टीमेटली स्पेशल चाइल्ड होता है। इसको जैसे मिर्गी के दौरे नहीं पड़ते कि वो बंदा एकदम बेहोश होता है, उसका बिहेवियर जो है अब नॉर्मल हो जाता है या बंदा बेहोश हो जाता है, तो इसी तरह उस बच्चे के साथ ऐसे होता है। तो इसलिए जो है स्पेशली विमेन को या जो प्रेग्नेंट विमेन है उसको बचना चाहिए कि ये जो है कैट से, कि आप अपने घर में तो कैट्स ना हो, और दूसरा ये है कि कोशिश करें कि ऐसी जगह पे ना बैठे जहाँ पे इनकी बिठें वगैरह होती हैं, जो फीसेस वगैरह होते हैं बर्ड्स के। बर्ड्स मीन उनमें स्पेशली मैंने कहा ये कबूतर जो हैं, जहाँ पे आप देखें बेंचों के ऊपर जगह जगह इन्होंने वो गंद किया होता है। इसके अलावा जो है टॉक्सोप्लाज्मोसिस का मैंने कहा कि इसका जो कोई इलाज नहीं है, और इलाज कोई नहीं है,
और ये सबसे ज़्यादा जो है ये अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ है, यानी कि ऐसे लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करती है जो पहले ही बड़े कमज़ोर हों, जिनका इम्यून सिस्टम वीक हुआ हो। जैसे कमज़ोर बंदा होता है और ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी है, फिर डेफ़िनेटली उसकी हेल्थ भी इतनी अच्छी नहीं है और फिर डेफ़िनेटली अगर उसको बीमारी लग जाएगी तो वो ज़्यादा बीमारी उसको अफेक्ट करेगी एज़ कम्पेयर टू अ हेल्दी पर्सन, हेल्दी वुमेन। ठीक है? तो ये जो है अगर इससे आपने बचना है तो आप कोशिश करें कि जो मैंने कहा कि ये कैट्स को एक तो घरों में न रखें, फिर कैट्स अगर इन केस आ ही जाती हैं तो ये जहाँ पे बच्चे खेलते वगैरह है ना आपके घरों में, तो ऐसी जगह पे कोशिश करें कि वो ना आए। स्पेशली ये जैसे इसने लिखा है सैंड बॉक्स, बच्चे जो है ना रेत-शेत में खेलते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, तो ऐसी मिट्टी को ढाँप दें ताकि वो जो है उसमें ना आए। दूसरा ये है कि गोश्त कभी भी यूज़ करें, उसको पका के यूज़ करें। तो अल्लाह के शुक्र से पाकिस्तान में लोग पका के ही गोश्त खाते हैं, मगर कई सारे कंट्री हैं जैसे वो रॉ मीट भी खाते हैं, कच्चा ही खा जाते हैं, जैसे चाइनीज़ है, तो वो कच्चा ही खाते हैं हर शय, ठीक है? या कई सारी इवन के वेस्टर्न कंट्री के अंदर ऐसी डिशेज़ हैं जैसे सुशी, सुशी एक बड़ी फ़ेमस डिश थी। मैं खुद जब एक दफ़ा अमेरिका गया तो वो मैंने खाई, तो वो कच्चा गोश्त होता है बंदे के, वो निगलती नहीं है, तो वो लोग खा लेते हैं, बड़ी फ़ेमस डिश है। तो इसलिए हमें नहीं खाना चाहिए, मोस्टली हम खाते भी कोई नहीं, पाकिस्तानी या मुसलमान कोई भी नहीं खाता कच्चा गोश्त। माइक्रोस्पोरा, ये आगे 3-4 फाइलम हैं, इनमें से एक है माइक्रोस्पोरा, सिटोस्पोरा, मिक्सोस्पोरा और सीलियोस्पोरा सीलियोफोरा। ये जो 4 जो हैं फाइलम है, इसकी जो ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन दी है। अगला जो लास्ट है सीलियोफोरा, उसकी थोड़ी उसने ज़्यादा दी है। पैरासाइट्स, ये माइक्रोस्पोरा, इसके अंदर भी ज़्यादातर पैरासाइट्स ही हैं और वो जो माइक्रोस्पोरा के अंदर जो मेंबर्स पाए जाते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उनको माइक्रोस्पोरिडिया कहा जाता है। ठीक है? और ये ज़्यादातर ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। ऑब्लिगेटरी मीन कि जिसका अटैक होना ही होना है। 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, फैकल्टेटिव और दूसरा होता है ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेट वर्ड निकला ऑब्लिगेशन से। ऑब्लिगेशन होता है कि जो जिसने होना ही है, जैसे फ़र्ज़ है ना नमाज़, क्या आप आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि जिसके फ़र्ज़ किए बगैर जान नहीं छूटनी, अल्लाह ने पूछना ही पूछना है उसका। दूसरे आते हैं फैकल्टेटिव, अगर हालात ठीक हों तो कर लें, ना हो जैसे नफ़ल नमाज़ होती है, आप दिल अगर हालात ठीक हैं तो पढ़ लें, सवाब होगा, ना पढ़ें तो नुकसान गुनाह नहीं है। तो इसी तरीके से ये जो हैं पैरासाइट्स होते हैं, ऑब्लिगेटरी पैरासाइट होते हैं कि इन्होंने अटैक करना ही करना है, ठीक है? और उसके लाज़मी वो पैरासाइट, वो फैकल्टेटिव होते हैं कि अगर कंडीशन फ़ेवरेबल मिल जाए तो वो कर लेते हैं, ना मिले तो ना सही, ठीक है? तो ये जो हैं कई सारे, ये जो इसके अंदर जो पाए जाते हैं माइक्रोस्पोरा, या कह लें कि प्रोटोज़ोआ पाए जाते हैं, वो प्रोटोज़ोआ कई सारे बेनिफिशियल इंसेक्ट को अफ़ेक्ट करते हैं। उनमें से एक जो है, एक इंसेक्ट है नोसीमा बोम्बाइसिस, ये इसके थोड़े स्पेलिंग गलत लिखे हैं, ये वाई है, बोम्बाइसिस CI, नोसीमा बोम्बाइसिस। नोसीमा बोम्बाइसिस ये जो सिल्कवर्म, रेशम का कीड़ा जिसे आप कहते हैं ना, ये फ़ायदेमंद कीड़े जो होते हैं, ये उसके अंदर एक बीमारी कैद करता है, दैट्स कॉल्ड द पेब्राइन डिजीज़। पेब्राइन डिजीज़ में क्या होता है कि वो जो सिल्कवर्म के लार्वे आम नॉर्मल जो होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं, जो कैटरपिलर होते हैं ना वो व्हाइट कलर के होते हैं, मगर जिनको पेब्राइन डिजीज़ लग जाए वो ब्राउनिश, पहले लाइट ब्राउन फिर डार्क ब्राउन, अल्टीमेटली वो ब्लैक हो जाते हैं और वो मर जाते हैं। और उसकी वजह से अगर वहाँ पे उनको उठाए ना जो रेयरिंग ट्रे से उठाए ना, तो ये बीमारी पूरे के पूरे वो सारे सिल्कवर्म को किल कर देती है और अल्टीमेटली आपको कुछ भी हासिल नहीं होता। ये सिल्कवर्म की डिजीज़ है। सिल्कवर्म एक बेनिफिशियल इंसेक्ट है, फ़ायदेमंद इंसेक्ट है, जिससे आप सिल्क पैदा करते हैं। और सिल्क को कहाँ पे यूज़ करते हैं? पहले कपड़े बनाने के लिए यूज़ करते थे पुराने ज़माने में। आजकल जो है ये सर्जरी का धागा और कई सारे जो इस्तेमाल हैं इसके। तो इसके अलावा जो है ये एक और है नोसीमा एफिस। एफिस ये मक्खियों के नाम से निकला है। तो ये जो हैं जो हनी बीज़ होती हैं, शहद की मक्खियाँ जो शहद बनाती हैं, उनके अंदर शहद के डब्बे रखे होते हैं ना, उनके ऊपर देखें आप तो लोग शहद बना रहे होते हैं। उसके अंदर एक बीमारी काज़ करती है, दैट्स कॉल्ड द फाउल ब्रूड। वो 2-3 तरह की होती हैं, एक यूरोपियन फाउल ब्रूड होती है, एक अमेरिकन फाउल ब्रूड होती है। ये 2 तरह की बीमारियाँ, और ये इसके अंदर जो है सीरियस किस्म की डाइसेंट्री काज़ करती है। डाइसेंट्री मीन उसके अंदर वो डायरिया, पेचिस वाली सिचुएशन क्रिएट कर देती हैं। और वो जो उसकी क्या नाम है, हनी बी है, वो हनी बी बेचारी जो है उसके पेट से पानी निकलता रहता है हर वक़्त। वो पानी वो और पूरे डब्बे को लग जाता है, लाइनें सी लग जाती हैं पूरे डब्बे के उधर, तो पता चल जाता है कि जी इसके अंदर हनी बीज जो है बीमार हैं।
तो ठीक है, तो वो एक इनके अंदर 2 बीमारियाँ, एक जो है यूरोपियन फाउल ब्रूड है, एक है अमेरिकन फाउल ब्रूड। तो जो यूरोपियन फाउल ब्रूड है उसका ना, बल्कि अमेरिकन फाउल ब्रूड, उसका कोई इलाज नहीं है, जबकि दूसरी यूरोपियन का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हल है, यानी कि उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर बीमारी लग जाए तो ये इसकी वजह से है। इसके अलावा जो है ये पैरासाइट को जब ये डिफरेंट इंसेक्ट को मारते हैं तो डेफिनेटली इनको डिफरेंट इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए भी तो यूज किया जा सकता है एज ए बायो कंट्रोल एजेंट के लिए, क्योंकि डिफरेंट हम एंटोमोलॉजी में पढ़ाते हैं बच्चों को कि कई सारे जो हैं ऐसे पैथोजन भी हैं जो इंसेक्ट को या हमारे नुकसानदेह कीड़ों को मारने के लिए यूज होते हैं। जैसे कि अमेरिकन ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, इसने लोकस्ट को मारने के लिए, लोकस्ट जो ये टिड्डी दिल जिसको आप कहते हैं, ये जो पिछले 2 साल से पाकिस्तान में बड़ा मसला था लोकस्ट का, तो ये इसको किल करने के लिए इन्होंने जो है कई सारी जो है ये इसकी जो है इसकी दवाइयाँ बना के, यानी कि पेस्टिसाइड बना के रजिस्टर की हैं, कई सारे बायोलॉजिकल कंट्रोल के एजेंट के तौर पे इनको यूज किया जा सकता है। तो इसलिए ये फायदेमंद भी है, इसको फायदे के तौर पे भी यूज किया जा सकता है अगर हम इसके ऊपर फर्दर रिसर्च करें तो। इसके अलावा जो है माइक्रोस्पोरेडिया जो है, इसमें से कई ऐसे भी हैं, ऐसे भी जेनरा हैं, इनमें से कहता है कि रिसेंटली 4 ऐसे जेनरा डिस्कवर हुए हैं, 4 ऐसे जेनरा के ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुए हैं जो कि इंसानों के अंदर भी डिजीजेस काज करते हैं, और वो उसके अंदर स्पेशली ऐसे लोगों के अंदर जो एड्स के पेशेंट होते हैं या जिनके अंदर जो है इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होता है, सप्रेस्ड होता है। ठीक है, तो ये जो है, इसके अलावा जो है आप आगे फाइलम असिटोस्पोरा पे आ जाएं, तो फाइलम असिटोस्पोरा जो है ये एक रिलेटिवली स्मॉल फाइलम है जिसके अंदर, इसके अंदर भी मैंने कहा कि ऑब्लिगेटरी पैरासाइट पाए जाते हैं, और जो है ये असिटोस्पोरन्स और असिटोस्पोरा में जितने मेंबर पाए जाते हैं हम उनको असिटोस्पोरा कहते हैं, और ये ज्यादातर मैंने कहा कि ये पैरासाइट होते हैं सेल्स में, टिश्यूज में, बॉडी कैविटी में। किसकी? मोलस्क। ये मोलस्क हमने पीछे पढ़े, इसकी एक क्लास है, क्लास मोलस्क का, फाइलम मोलस्क का। तो ये इनके पैरासाइट्स हैं, ये सीटोस्पोरा के जितने मेंबर हैं, सीटोस्पोरियडी जिनको कहते हैं। तो ये आ गया मेक्सोस्पोरा। मेक्सोस्पोरा के अंदर इसको हम जो इसके ऑर्गेनिज्म है उसको मेक्सोस्पोरियन कहते हैं, और ये भी ऑब्लिगेटरी पैरासाइट है, मगर ये पैरासाइट किसकी हैं? फिश के, स्पेशली 2 तरह की फिश के, एक ट्राउट फिश और सैल्मन फिश। ये जो है सैल्मन तो पता नहीं इधर पाकिस्तान में पाई जाती है कि नहीं, ट्राउट जो है ये बड़ी महंगी किस्म की फिश है, और ये ज्यादातर स्वात कलाम यहाँ पे पाई जाती है, ठंडे इलाकों में पाई जाती है, और ये ठंडे पानी में होती है, और ये बड़ी महंगी फिश है, 1200-1300 रुपए किलो मिलती है पाकिस्तान में, जबकि दूसरी फिश 200-250 रुपए किलो मिल रही होती है। तो ये इसके इसके नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करती है, इस फिश के, इन दोनों फिश के, और जो है ऑडिटरी ऑर्गन को, ऑडिटरी जो है जो उसके जिससे वो साउंड निकालती है फिश, उसके, और जो उसके जो है नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब कर, जिसकी वजह से विलिंग डिजीज या टम्बलिंग डिजीज लगती है, और वो आपको इस तरीके से नजर आती है। ये इसके अंदर जो मेन एक बड़ा जो है मिक्सोस्पोरा है, ये इसके एक मिक्सोलोमा सेरिब्रेलिस, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कह लें कि प्रोटोजोआ है। ये किससे बिलोंग करता है? इस ऑर्डर से, इस फाइलम से, और इसके ये इसकी डायग्राम है इस पैथोजन की, और ये बीमारी है, ये इसकी सिम्टम है जो फिश के ऊपर अपीयर होती है। अब ये जो है फाइलम सीलियोफोरा, इसकी थोड़ा इसने डिटेल से इसको डिस्कस किया है। तो फाइलम सीलियोफोरा के अंदर जितने भी प्रोटोजोआ पाए जाते हैं उनको हम सिलिएट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिएट्स। और सिलिएट्स के कई सारे करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये ज्यादातर फ्रेश वाटर में या मैरीन वाटर में पाए जाते हैं, एक तो ये खूबी है। दूसरी, ये सिम्बायोटिक है, किसी न किसी रिलेशनशिप में पाए जाते हैं, उसमें आगे हम पढ़ते हैं कि इनके ऊपर क्या रिलेशन है। इसके अलावा इसमें मूवमेंट के लिए जो ऑर्गन यूज होते हैं वो होते हैं सीलिया। पीछे हमने पढ़े हैं कि वो फ्लैजेला होते थे, पहले किसी भी फाइलम में सीलिया नहीं थे। ये एक वाहद जो कह लें कि इसके अंदर होता है कि इसके अंदर सीलिया यूज होते हैं। सीलिया क्या होती हैं? आगे वो होते हैं वो आगे चल के पढ़े। इसके अलावा इसके अंदर जो पेलिकल होती है, पेलिकल जो आउटर कवरिंग होती है, जो कह लें कि जो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे जो एक लेयर होती है, वो दूसरे जो पीछे हमने किंगडम फाइलम पढ़ते आए हैं उनमें वो सॉफ्ट वन थी, इसमें ये रिजिड होती है।
हार्ड होती है। दूसरा क्या है कि इसके अंदर डिस्टिंक्ट साइटोसोम माउथ पार्ट स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको माउथ उसका कहते हैं। इसके अलावा डाइमार्फिक न्यूक्लियाई होते हैं। डाइमार्फिक न्यूक्लियाई मीन एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है और दूसरा स्मॉल न्यूक्लियाई होता है। ये इसकी जो खूबियां, इसके अंदर ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका थोड़ा सा इसने बताया है कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं। इसमें जी सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो है सीलिया। सीलिया जो है ये फ्लैजेला की तरह छोटे छोटे बाल नुमाई स्ट्रक्चर होते हैं, मगर फ्लैजेला बड़ा होता है, ये छोटे होते हैं। और फ्लैजेला एक या दो होते हैं, ये कई सारे होते हैं, बेशुमार होते हैं, न्यूमरस होते हैं। ये एक उसकी प्रोटोजोआ की बॉडी के ऊपर बाजू का पूरे के पूरे बॉडी को कवर किया होता है इन्होंने सीलिया ने। और सीलिया की मूवमेंट जो है वो बाजू का बड़ी कोऑर्डिनेटेड होती है। कोऑर्डिनेटेड का मतलब कि बाजू का वो उन्होंने आगे मूव करना है तो वो सारे के सारे जो उसके ऊपर जो हेयर हैं सेलिया हैं वो एक ही तरफ इकट्ठे मूव कर रहे होते हैं, जिसको हम कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट कहते हैं। और बाजू का ये ऑपोजिट भी मूव करके ना, इसके सीलिया को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करके, रिवर्स डायरेक्शन में मूव करके ये सेल बैकवर्ड भी हो जाते हैं, रिवर्स भी कर लेते हैं अपने आप को, ठीक है। और ये बाजू का सीलिया मिल के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे सिरी भी कहते हैं। ये जो है ये आपस में मिल के इसकी सरफेस के ऊपर, आउटर सरफेस के ऊपर प्रोटोजोआ की मिल के तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे सिरी कहते हैं। और ये मूव किस में यूज होता है? मूवमेंट में, ये मूवमेंट के काम आता है। तो ये बाजू का जो है ये देखें जी, आपको ये नजर आ रहे होंगे बेशुमार छोटे 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 हेयर, जबकि फ्लैजेला आपने देखे थे एक थे, दो थे, चार थे, इससे ज्यादा नहीं थे। तो ये सीलिया जो है ये देखें हजारों की तादाद में है, मगर हैं एक ही सेल के ऊपर, ठीक है। तो इसके अलावा ये बाज़ औक़ात जो हैं ये भी दिखाया गया है कि ये जो है सीलिया, ये देखें इसके कॉर्नर पे एंड पे होते सारे होते हैं, और यहाँ पे जो माउथ के ऊपर एक ऑरल ग्रूव भी बनाते हैं। और ये क्या करते हैं, इनका काम क्या है कि ये जो फूड होती है ना वाटर के अंदर, उसको धकेल धकेल के इसको ना अपनी मूवमेंट के साथ इस ग्रूव के अंदर लेके आते हैं। अब जब ग्रूव से अंदर आ जाती है तो ये इसका साइटोफेरेंक्स है, जिसको हम उसका माउथ कहते हैं, या इसको साइटोसोम भी कहते हैं, ठीक है, माउथ कहते हैं। तो अब फूड इस ग्रूव से इस साइटोसोम में आ जाती है, साइटोसोम से इसका आगे जो ना साइटोफेरेंक्स कहते हैं इसका, जो फिर इसका आगे एक माउथ होता है, पार्ट होता है, ओपनिंग होती है, और उसके साथ एक फूड वैक्यूल जुड़ा होता है जिसमें फूड पार्टिकल इकट्ठे होते हैं। जैसे ये फूड वैक्यूल बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो फिर ये अलग होके जैसे इसके अंदर मूव करना शुरू कर देता है, इस वैक्यूल अंदर मूव करना शुरू कर देता है और सारे सेल को खुराक देते हैं। तो ये इसके अंदर इसका सीलिया का ये फंक्शन भी है। तो इसके अलावा सीलिया की जो जड़ें होती हैं, सीलिया की जो जड़ें होती हैं जिनसे ऊपर सीलिया निकलता है, उनको कहते हैं बेसल बॉडी या काइनिटोसोम। ये इसकी जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, और ये जड़ें जो हैं आपस में एक दूसरे से जड़ें कनेक्टेड होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं, और एक जाल नुमा स्ट्रक्चर बनाती हैं। और ये जाल क्या करता है कि एक तो सीलिया को जोड़ के रखता है, एक दो आपस में इकट्ठा रखता है कि उसकी शेप, वो सेल के साथ वो सीलिया जुड़ा रहे। दूसरा ये है कि वो ऑर्गेनिज्म को पूरी एक शेप देते हैं। इसके अलावा ये ट्रैकोसिस्ट, ट्रैकोसिस्ट जो है ये स्पिंडल शेप से, ये जो है स्ट्रक्चर होते हैं जो पेलिकल के पार्ट होते हैं। किसका पार्ट होता है? पेलिकल का। और ये एक्चुअली सेल की प्रोटेक्शन के लिए यूज होते हैं। ये रॉड लाइक या ओवल शेप में पाए जाते हैं, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से परपेंडिकुलर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो है इनको बार बार डिस्चार्ज करता रहता है, और एक हेयर नुमा स्ट्रक्चर से ये पेलिकल है ये सारी, ठीक है। और ये देखें ये पेलिकल से नीचे एक स्पिंडल नुमा, एक थोड़े से धागा नुमा स्ट्रक्चर से ये जुड़े हुए हैं, और ये एक्चुअली पार्ट किसका है? पेलिकल का, ठीक है। तो ये इसका पार्ट है, इसकी ये शेप आपको नजर आ रही होगी। इसके अलावा न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन खाते कैसे हैं, फीड कैसे करते हैं, तो इसके अंदर जो है इसकी एग्जांपल जो आपने पढ़ा है पैरामीशियम, ये सिलिएट्स जैसे कि पैरामीशियम है, इसके अंदर मैंने खुराक का भी आपको बता दिया कि ये जो सीलियां हैं वो वाटर करंट्स को उस जो है साइटोफेरेंक्स की तरफ लेके आते हैं। साइटोफेरेंक्स उसका जो माउथ नुमा स्ट्रक्चर है उसकी तरफ उस वाटर करंट को लेके आते हैं। जब वाटर आते हैं तो उसके साथ कई सारे फूड पार्टिकल भी आते हैं, और जो फूड पार्टिकल हैं वो उसके साथ बाइंड कर जाते हैं, रुक जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, किसके साथ? सीलिया के साथ। और सीलिया से फिर वो साइटोफेरेंक्स में आते हैं, साइटोफेरेंक्स से साइटोसोम में आते हैं, साइटोसोम से आगे वो फूड वैक्यूल में चले जाते हैं। ये इसकी खुराक है। इसके अलावा डीडीनियम, ये इनमें से कई सारे सिलिएट ऐसे हैं कि जो पैरासिटिक होते हैं, दूसरे
सिलिएट्स के ऊपर या दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, प्रोटिस्ट के ऊपर या दूसरे ऑर्गेनिज्म, ये इनको ही शिकार बनाते हैं, यानी कि दूसरे ही ऑर्गेनिज्म को। तो ये क्या करते हैं, जो डिडिनियम है, ये क्या करते हैं कि ये दूसरे जो प्रोटेस्ट हैं उनको शिकार बनाते हैं। और अक्सर इनके जो कहता है कि जो शिकार बनता है, जो ऑर्गेनिज्म शिकार बनता है, वो इनसे अक्सर बड़ा होता है। तो ये क्या होते हैं कि ये एक तरफ से इनके ऊपर एक छोटा सा सुराख बनता है, वो डिडिनियम के ऊपर ना एक छोटा सा, एक तरफ से ओपनिंग खुलती है, टेम्पोरेरी आरजी ओपनिंग बनती है सेल के एक तरफ से, और वो उस ओपनिंग के थ्रू अल्टीमेटली वो अपने सारे जो प्रे है उसको वो इनगल्फ कर लेता है, निगल जाता है उसको ना। इसके अलावा जो है सेक्टोरियन, ये सेक्टोरियन क्या है, ये मूव नहीं करते, ये सबस्ट्रेट के साथ बॉटम के साथ ये नीचे जुड़े होते हैं। यहाँ पे, यहाँ से ये देखें ना, ये एक सीलिया ये आपको नजर आ रहा है और ये बॉटम से जुड़ा हुआ है। क्या करता है कि ये कई सारे जो बाई चांस जो इसके करीब अमीबा आ जाए, कोई कोई सिलिएट्स दूसरे किस्म का आ जाए, तो ये क्या कर लेता है कि ये जो है अपनी इसकी ना टेंटिकल होते हैं, ये छोटे छोटे बाजू बाजू आपको नजर आ रहे हैं इसके, ये बाजू से होते हैं, ये बाजुओं को इनके साथ जोड़ लेते हैं और अल्टीमेटली उसकी पेलिकल के अंदर क्या कर लेता है, सुराख, और सुराख करके इसका सारा साइटोप्लाज्म जो है वो सक कर लेता है, पी लेता है, खा लें कि अपने अंदर निकल जाता है, ठीक है, और उसको अल्टीमेटली उसके ऊपर फीड करते हैं। और ये एक्चुअली ये जो आपको टेंटिकल नजर आ रहे हैं, एक्चुअली ये इसके माइक्रोट्यूब्यूल से होते हैं, इसको कहते हैं ये टेंटिकुलर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, और ये इसमें पहले सुराख करते हैं, सुराख करके इसका जो साइटोप्लाज्म है उसको निकल जाता है, उसको अपने ये सक कर लेता है, ये इसको हम सेक्टोरियंस कहते हैं। ये सेक्टोरियन भी सिलिएट्स ही हैं, और मगर क्या है नेचर इन, ये जो है पेलिकल है। इसका जेनेटिक कंट्रोल की बात करें तो मैंने कहा इसके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, दो न्यूक्लियस होते हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है, दूसरा होता है माइक्रो न्यूक्लियस। मगर जो क्रोमोसोम होते हैं ना, जिनके ऊपर डीएनए, क्रोमोसोम, जीन, सारा कुछ, वो सारा कुछ इसके अंदर होता है, माइक्रो न्यूक्लियस के अंदर। मैक्रो न्यूक्लियस के अंदर जो है ये सिर्फ मेटाबॉलिज्म के अंदर काम करता है, इसका जो वो जो दूसरा काम है ना, वो कोई नहीं है इसका। तो इसकी रिप्रोडक्शन ये दो तीन तरीकों से होती है, एक ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन से, और दूसरा जो है बडिंग के तरीके से। तो बाइनरी फिशन जो है ये अक्सर बाज़ औक़ात मैंने कहा ये सेक्टोरियन में भी होती है, और भी कई तरह के जो सिलिएट्स हैं इसके अंदर हो सकती है। तो ये जो है ये मैंने सिलिएट्स की मैंने बता दिया कि सेक्टोरियन होते कहाँ पे हैं, ये इन्होंने अपने आप को सबस्ट्रेट के साथ जोड़ा होता है और वहीं ये अडल्ट बनते हैं। तो जेनेटिक कंट्रोल का ये जो है इसके अंदर रिप्रोडक्शन का इसका सिस्टम दिखाया गया है कि ये रिप्रोडक्शन का सिस्टम है। ये जस्ट ये है कि अभी ये मीटिंग ना ऑफ होगी, तो जस्ट 4-5 मिनट आपके मैंने लेने हैं दोबारा ना दूसरी क्लास में। अभी जस्ट आई थिंक आपकी क्लास तो नहीं है, मैंने मगर ये है कि ये इसकी 2-3 स्लाइडें रह गई, 2-3 स्लाइडें ख़त्म करने के लिए मैंने आपके 2-3 मिनट अगली मीटिंग में लेने हैं। ये नेक्स्ट अभी क्लास जैसे ही खत्म होगी तो हम इसको कर लेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है कि सिलिएट्स, दो सिलिएट्स आपस में, ये देख लें, इसको डायग्राम दिखा दें तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ये देखें कि दो सिलिएट्स अपने आप को आपस में जोड़ लेती हैं, ठीक है, और जोड़ने के बाद क्या होता है कि ये आपस में इनकी जो साइटोप्लाज्म है ये भी आपस में फ्यूज हो जाता है, ठीक है, और फ्यूज भी हो जाता है, और प्लस ये है कि ये जो मैक्रो न्यूक्लिया, ये जो माइक्रो न्यूक्लिया होते हैं ना, ये देखें, ये बड़ा मैक्रो न्यूक्लिया, ये माइक्रो न्यूक्लिया डिवाइड होके एक से चार बन जाते हैं, क्योंकि मियोसिस का प्रोसेस होता है तो एक से चार बन जाते हैं, इसमें भी चार बन जाते हैं। अब इनमें से तीन तीन क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, सिर्फ एक एक रह जाता है, ठीक है, और फिर एक से दोबारा माइटोसिस होती है तो वो दो बन जाते हैं, ठीक है, एक से दो बन जाते हैं, और फिर एक का इधर आ जाता है, एक जो कह लें कि वो माइक्रो न्यूक्लिया, एक का प्रो माइक्रो न्यूक्लिया दूसरी तरफ चला जाता है, इस तरह आपस में स्वैप हो जाते हैं, और फिर वो आपस में फर्दर मजीद फिर इनके अंदर दोबारा माइटोसिस होती है। जब दोबारा माइटोसिस होती है तो वो जो है ये पहले ये जो है ये दो दो थे ना, तो आपस में जब स्वैप हुए ना, तो ये आपस में दोनों जब ऑपोजिट साइड का भी एक